नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कानपुर शहर में हुए दो बड़े सड़क हादसों में दोनों हादसों में अब तक कुल 31 लोगों की मौत हो चुकी है। 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे में घायल 11 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है कानपुर हादसे से जुड़ी हुई। कानपुर में आज ही दो हादसे हुए, जिन दोनों हादसों को मिलाकर के कुल 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 29 ऐसे लोग हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में घायल 11 लोगों की हालत ऐसी जो कि नाजुक बनी हुई है। घायलों का हैलट हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। 60 थाना क्षेत्र हादसे में 26 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 20 लोग घायल हुए थे। चकेरी हादसे में 5 लोगों की मौत, जबकि 9 लोग घायल हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से हादसों का दौर जारी है, लेकिन यातायात व्यवस्था है कि चेतना ही नहीं चाहती। कानपुर में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज हैलट हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और मृतक के परिजनों से मुलाकात भी करी। तो वहीं कानपुर में एक हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 8 लोगों का इलाज अभी भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 5 हादसों के नाम आज का दिन, क्योंकि जिस तरीके से कानपुर में घटना हुई, कानपुर की घटना के बाद यातायात नियमों पर और दुर्घटनाओं पर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित करने को मजबूर कर दिया है इन हादसों ने। बस्ती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीर। कानपुर में 2 हादसे आज हुए हैं, समझ लीजिए। पहला साड़ में हुआ था, दूसरा चकेरी में हुआ। साड़ की जो घटना थी उसमें तत्काल प्रभाव से 24 लोगों की जान चली गई, जबकि कानपुर की दूसरी घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो किसी साधन में जाकर के जा घुसी और 5 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं बस्ती हाईवे पर 3 वाहनों की जोरदार टक्कर पेश आई, जिनमें से 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। बात भदोही की करेंगे। अंबेडकर नगर से विंध्याचल धाम जा रही यात्रियों से भरी एक बस सामने से आ रही ट्रक से टकराई। इस हादसे में 38 दर्शनार्थी घायल हुए। घायल दर्शनार्थियों को एम्बुलेंस की मदद से महाराजा बलवंत सिंह जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। तो वहीं ललितपुर में ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रक नदी में जा गिरी, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी। मुलायम सिंह की तबीयत से जुड़ी बड़ी खबर है ये। तो राजधानी लखनऊ से मुलायम सिंह को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव। कई दिनों से मेदांता हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, अब उन्हें आईसीयू शिफ्ट कर दिया गया है। अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, शिवपाल यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और इस बीच अनूप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? मुलायम सिंह की जो तबीयत है वो काफी समय से नासाज चल रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि गुरुग्राम के मेदांता में ही उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है? देखिए, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव काफी दिनों से एडमिट हैं। इनके स्वास्थ्य का इलाज चल रहा था, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, छोटी छोटी तमाम दिक्कतें थी, जिसके चलते उनको एडमिट कराया गया था। आज चूंकि स्थिति ज्यादा कुछ गड़बड़ हुई, तो वहां से जब फोन अखिलेश यादव के पास आया कि आईसीयू में एडमिट किया गया है मुलायम सिंह यादव को, उसके बाद कुछ जो परिवार यहाँ जो शिवपाल यादव यहाँ रहते हैं लखनऊ में, और मुलायम अखिलेश यादव भी रहते हैं, दोनों लोग यहाँ लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सैफई से भी उनका जो परिवार, उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी वहाँ गुड़गांव के मेदांता पहुंच रहे हैं। बिल्कुल साफ जिस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ी है, ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सही किया जाए, लेकिन स्थिति खराब होने के चलते उनके परिजनों को सूचित किया गया है। अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव लखनऊ से रवाना हुए हैं, बाकी उनका जो परिवार है सैफई से, वहां से काफी लोग वहां पे मेदांता के लिए रवाना हो चुके हैं। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि
किस तरीके की तबीयत खराब हुई है फिलहाल ये पता नहीं चल पाया, लेकिन उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। इस तरह की जानकारी जरूर हासिल हो रही है। तो वहीं कानपुर में कल रात श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 26 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोगों के घायल होने की सूचना थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम योगी खुद इन घायलों का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती सभी 9 लोगों से मैंने बातचीत करी है। अस्पताल में भर्ती सभी घायल खतरे से बाहर हैं। मेडिकल कॉलेज की टीम उनका उपचार कर रही है। हमारा प्रशासन, मंत्री और विधायक परिवार वालों के साथ खड़े हैं। इसके बाद सीएम योगी कोरथा गांव पहुंचे, जहां पर सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने करी है। सीएम ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त करी। तो वहीं इस पूरे मामले में साड़ थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और पीआरबी के 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड घायलों और स्थानीय लोगों ने सही समय पर मदद न पहुंचाने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। घायल है उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होते ही ये सभी राशि संबंधित परिजनों को उपलब्ध होगी। मैंने कल भी अपील की थी और इससे पहले भी अपील की थी कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में जनहानि होती है सड़क दुर्घटनाओं के कारण और ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने अपील की है, आज प्रातः ही मैंने गृह विभाग, सड़क से जुड़े हुए, अपने परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को बुला करके उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। तो ये हादसों का सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि कानपुर में इस हादसे के बाद एक और हादसा हुआ। अहिरवा फ्लाईओवर के तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने लोडेड टेम्पो को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की जान गई, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक परिवार के लोग विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे। मुंडन संस्कार का कार्यक्रम था। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को हॉस्पिटल में फिलहाल एडमिट करवा दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती भी मना रहा है। इस मौके पर यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री बलदेव सिंह अलख और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते नजर आए। तो सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे के अंदर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। इस मौके पर देश विदेश से मौजूद करोड़ों लोग उन्हें याद भी कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन में। देश भर में गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रीय अवकाश भी है और उनके बलिदान को, उनके सर्वोच्च बलिदान को याद भी किया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गांधी जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने समाज को चलाने का जो रास्ता दिखाया, उसी पर चलकर समाज को आगे ले जाने का काम हम करेंगे। महात्मा गांधी ने बताया था कि सेवा से बड़ी कोई उपासना नहीं हो सकती। हमें ये भी सोचना होगा कि समाज हमारा कैसे आगे बढ़े। जब तक हम खादी ग्राम उद्योग और खादी को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। यूपी में सड़क हादसों में जान गंवा रहे लोगों को लेकर अखिलेश ने अपील करते हुए कहा कि गांव के लोगों से अपील करता हूं कि अगर वो ट्रैक्टर से सवारी लेकर जा रहे हैं तो धीमी गति से चलें। सरकार को कानपुर हादसे पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश भी करनी चाहिए। इस दौरान भी अखिलेश सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूके। जहाँ आज हम सब लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं आज के दिन हम ये भी संकल्प लें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे चल करके हम समाज और देश को और मजबूत बनाएं। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने ये करके दिखाया
ये शारीरिक शक्ति से ज्यादा इच्छा शक्ति है, और अगर इच्छा शक्ति है तो कहीं भी पहुंचा जा सकता है। वही है वो रास्ता उन्होंने दिखाया सेवा का। सेवा के रास्ते पर चल करके उन्होंने दिखाया कि सेवा से तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने सेवा परमो धर्मा का जिक्र इस दौरान किया है। और दूसरी तरफ खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तराखंड की भी करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर गांधी पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने आचरण में अहिंसा का भाव जागृत करने के साथ ही मानवता के प्रति करुणा का भाव भी पैदा करना होगा। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। महिला बाल विकास एवं खेल मंत्री रेखा आर्या आज हल्द्वानी पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज में बाल विकास विभाग के आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके जन्मदिवस के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा कि अंकिता को न्याय जरूर मिलेगा, जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, गंभीर है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। सरकार इस पूरे मामले में एसआईटी गठित करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, लैंगिक समानता के लिए, उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके पोषण का ध्यान रखने के लिए ये 4-5 बिंदुओं पर लगातार हमारी सरकार की ओर से, धामी जी की ओर से लगातार प्रयास है। उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में मैं कह सकती हूँ, चाहे वो दूध हो, केला हो, अंडा हो, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आज हमारे बच्चों को भी, गर्भवती महिलाओं को प्राप्त हो रहा है, ताकि हम कुपोषण से लड़ाई लड़ सके। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग नंदा गौरव योजना दे रहे हैं। लैंगिक समानता को लाने के लिए हम लोग लड़की के पैदा होने पे 11,000 की धनराशि दे रहे हैं और उसके पढ़ने के लिए 51,000 की धनराशि दे रहे हैं। मैं मानती हूँ कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के उपरांत में एक बच्ची पैदा होने पर माँ बाप पर किसी प्रकार का जो है बोझ न बनने पाए या उसको खुशी के साथ में उसे स्वीकार करे, तो सरकार अपने में महालक्ष्मी के रूप में उसका स्वागत कर रही है। तो आज इस पोषण अभियान के तहत में आज बहुत सारी महिलाओं को जो है महालक्ष्मी किट भी दिया गया है, जिससे कि एक लक्ष्मी का यहाँ पर स्वागत हो सके। और साथ साथ में आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उनकी जयंती पे भी जो है सबने उनको प्रणाम भी किया, अभिनंदन भी किया है। वहीं उत्तराखंड में क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सख्त सजा दिए जाने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर शहर बंद का ऐलान किया हुआ था। तो वहीं पहले ही यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने शहर बंद की रैली निकालकर अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित करी, जिससे राजधानी में दोनों पार्टियों का एक जैसा असर देखने को मिला है। जिला जो है भोगपुर, आपने भोगपुर में जो देखा होगा, यमकेश्वर के अंदर अंकिता के साथ क्या कुकृत्य किया गया, उसको हत्या कर दी गई और पूरे प्रदेश के अंदर आग जली हुई है उसको न्याय दिलाने के लिए। आज हम लोग सब लामबंद होके उन पूरे प्रतिष्ठान वालों से हम अपील कर रहे हैं कि वो उस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए बंद करेंगे। और मैं जिन लोगों ने इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को जो 1994 में घटना घटी और आज हम पूरे जो जितने हमारे शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि दे करके आ रहे हैं। और आज निश्चित तौर से जो हत्याकांड हुआ है, अंकिता मर्डर केस हुआ है, जिसमें ये जो रिसोर्ट के मालिक हैं वो पकड़े तो गए हैं, लेकिन सबसे पहले बात तो ये है कि जिस रिसोर्ट में इतने काम हो रहे हैं, जिसमें वीआईपीओं का आना जाना सब हो रहा है, आज अंकिता का शहादत हुई है, हम तो शहादत कहेंगे उसको, हत्या हुई है, उसके विरोध में पूरा उत्तराखंड जल रहा है। पूरे उत्तराखंड के लोग जो है सड़कों पर है, पूरे उत्तराखंड के लोग न्याय चाहते हैं। और हमारी मांग है कि ऐसे जघन्य अपराध के जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा, उनको फांसी दी जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज उत्तराखंड में यूकेडी और देवभूमि व्यापार मंडल ने उत्तराखंड बंद का ऐलान किया था, लेकिन हल्द्वानी में बंद के आह्वान का कोई खास असर नजर नहीं आया।
उत्तराखंड क्रांति दल और देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारी व्यापारियों से बाजार बंद करने का आह्वान करते नजर आए। बाजार बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद थी। पुलिस ने व्यापारियों से आह्वान किया कि बाजार बंद करने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर व्यापारी अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो वो दुकान खोल सकते हैं या फिर बंद रखना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों के पीछे पुलिस भी घूमती रही और व्यापारियों को समझाने की कोशिश भी करती नजर आई। असर नहीं दिख रहा है। देखिए, पूरे व्यापारी लोगों ने साथ दिया है, पूरे बाजार बंद है। हम लोग सब लोग हाथ जोड़कर कर रहे हैं। विभिन्न संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, व्यापारी हमारे साथ है। कोई सब लोगों का साथ है और पूरा बाजार बंद हो रहा है। सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या मांग? पूरे शहर क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था की गई है और किसी की भी दुकान को ज़बरदस्ती बंद नहीं कराने दिया जाएगा। ये पुलिस को निर्देश दिए गए हैं और कोई स्वेच्छा बंद करता है तो उसको वो स्वेच्छा बंद कर सकता है। और कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रखी जाएगी। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और मेरा व्यापारियों से भी अनुरोध है कि जो लोग दुकानें खोलना चाहते हैं वो लोग दुकानें खोलें, जो बंद करना चाहते हैं वो बंद करें। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में विजय हासिल करने के उद्देश्य से महेंद्र भट्ट की निगरानी में समितियों का गठन कर दिया है। इस संबंध में मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पहली बार पंचायत चुनाव में बीजेपी को जनाधार मिला है, जिसका हम हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और जीत के क्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जिला पंचायत अध्यक्ष और जिले के सभी विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के बने, इसके लिए तैयारियां भी हमने तेज कर दी हैं। जो हमारे 6 ब्लॉक विकास खंड हैं वहाँ, उन विकास खंडों में प्रमुखों का भी चुनाव होना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कल उसकी तैयारी बैठक की और उसके लिए और पूरे जिले हरिद्वार के लिए जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार होगा और जो ब्लॉक प्रमुख के हमारे उम्मीदवार होंगे, उसके लिए 2-3 प्रकार की कमेटियां उन्होंने गठित की हैं, जिसमें उन्होंने पूरे जिले की एक कोर कमेटी का गठन किया है, जो पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार और हमारे 6 ब्लॉक प्रमुख के जो उम्मीदवार होंगे उसके चयन को लेकर के कोर कमेटी बनाई है, जो नामों का पैनल तैयार करेगी। साथ ही विकास खंड में जो प्रमुख का चुनाव होगा और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो तो दूसरी तरफ आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के लिए आज का दिन दुखद भी है। आज ही के दिन मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर तत्कालीन मुलायम सरकार ने गोलियां बरसाई थीं, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, जिसकी बरसी भी शहीद स्मारक पर आज ही के दिन मनाई जाती है। मौके पर मौजूद बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि आज का दिन हम सबको झकझोर देने वाला दिन है। जिस तरीके से राज्य निर्माण के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, इसको प्रदेश कभी भुला नहीं पाएगा और आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। आइए हम सब शहादत दिवस के इस मौके पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। वहीं उत्तरकाशी में महात्मा गांधी और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 153वीं जयंती जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिले के राजकीय भवनों में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया था और अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 100 से कम माफ कीजिएगा निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान टॉप 3 में आने पर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया है। आपको बता दें, उत्तराखंड के 5 शहरों हरिद्वार, लंढोर कैंट, डोईवाला, नरेंद्र नगर और रामनगर का भी चयन स्वच्छ भारत मिशन में होने पर सम्मानित किया गया। नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
2 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद के आह्वान के दृष्टिगत देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप कुंवर ने आम जनता से अपील करी। आपको बता दें कि कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने 2 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में एसएसपी ने आम जनता से अपील की कि किसी भी हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल ना हो। नमस्कार, प्रणाम। कल कुछ संगठनों ने कतिपय विषयों को लेकर के उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों में बंद के दौरान शामिल न हो। बंद के दौरान सरकारी संपत्ति अथवा किसी प्राइवेट संपत्ति को। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।